गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर का पोस्टमार्टम और देखते हैं कि क्या क्या छिपा है आज के पेपर में हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्मेशन। तो हमारा पहला न्यूज़ है पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरा रिवलन की रिहाई का आदेश। अब देखिए, ये न्यूज़ आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं। ठीक है, तो ये जो अभी 66 के इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ छिपे हैं आपके इस आर्टिकल में, क्या क्या क्वेश्चन छुपे हैं और किन किन क्वेश्चन के जवाब छुपे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में किन्हें रिहाई का आदेश दिया गया। तो इसका आंसर होगा एजी पेरा रिवलन। या इसको ही घुमा के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में एजी पेरा रिवलन को रिहाई का आदेश दिया गया है, ये किनकी हत्या से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। और इनको जो आदेश दिया गया वो अनुच्छेद 142 यानी 142 के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 142 कहता है कि ये एक्चुअली कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट ज़रूरी निर्देश दे सकता है। यानी जब भी कोर्ट को ये एहसास हो कि किसी व्यक्ति के साथ पूर्ण न्याय नहीं हो पाया तो उस परिस्थिति में कोर्ट इस अनुच्छेद के माध्यम से जो भी उचित जरूरी निर्देश उसे दे सकता है। तो इस केस में कैसे ये कोर्ट को एहसास हुआ, किस प्रकार से कोर्ट ने ये समझा कि उचित न्याय नहीं हुआ है। तो देखिए, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ये मात्र 19 साल के थे और इन्होंने 32 साल सज़ा ऑलरेडी काट रखी है। ठीक है, तो इनकी उम्र हो गई 51 ईयर्स। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी एज क्या थी या फिर किस एज में इन्हें जेल हुई थी। ठीक है, तो 19 साल में इनकी जेल हुई थी, 32 साल तक इन्होंने सज़ा काटी है और वर्तमान में ये 51 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो जिस इंसान ने अपने उम्र के 4 दशक जेल में गुजार दिए या जो अपने उम्र के 5वें दशक को पार कर चुका है, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी ख़त्म ही है। उसके लिए जीवन में आगे कुछ बचा नहीं, समाज वैसे भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं मानवीय आधार पर इन्हें छोड़ने की अपील की गई या इनकी रिहाई की अपील की गई। अब देखिए, कभी कभी बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन कौन से जो जजेस के जो बेंच थे उसमें कौन कौन से जजेस थे या निम्नलिखित में से कौन जज जो थे ये नहीं थे। ठीक है, तो इस फैसले में 3 जज की टीम थी, नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना। ठीक है, तो बीपीएससी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा हम चलिए जानते हैं कुछ राजीव गांधी के बारे में फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ये इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के पुत्र थे और सोनिया गांधी के हस्बैंड थे। और ये हमारे देश के 6ठे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 1984 से 1986 तक यानी 5 साल इन्होंने अपना योगदान दिया है प्रधानमंत्री के तौर पर। और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो इंदिरा गांधी के यानी इनकी मदर के असैसिनेशन के बाद, यानी जब इनकी हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी की, तो उनके स्थान पर राजीव गांधी ने ये पदभार लिया था। तो यहाँ इंदिरा गांधी की हत्या मैं बता देती हूँ आपको, हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, और इनकी हत्या इनके सिख बॉडीगार्ड के द्वारा की गई थी जिनके नाम थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ये 2 इनके सिख बॉडीगार्ड थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। इसके अलावा राजीव गांधी जो थे वो हमारे यंगेस्ट पीएम थे एट द एज ऑफ 40, यानी 40 वर्ष की उम्र में ये पीएम बने थे, जो कि अभी तक के यंगेस्ट पीएम है। ठीक है, और इनकी भी मृत्यु दुर्भाग्यवश हत्या के तहत ही हुई थी और इनकी हत्या की गई थी तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में। ठीक है, इसके अलावा जब प्रधानमंत्री के तहत इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, उस वक्त हमारे देश के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह
और इन्हें जहाँ दफनाया गया उस जगह का नाम वीर भूमि रखा गया। इसके अलावा इनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जैसे इनके ही कार्यकाल में 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था, ठीक है, यानी दल बदल संबंधी जो कानून है वो इनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में पास किया गया था। इसके अलावा 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया और साथ ही साथ 1986 में ही जवाहर नवोदय विद्यालय, आप सभी ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का गठन किया गया था, जो कि 6 to 12 क्लास तक की जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड जो मैं आपको बता देती हूँ। इनके बर्थ डेट यानी 20 अगस्त, बर्थ डेट ऑफ राजीव गांधी 20 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है सद्भावना दिवस के तरीके से, सद्भावना दिवस, यानी इनका जो बर्थ डेट है 20 अगस्त, ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है यानी 21 मई, ये मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे के रूप में, ठीक है। उसके अलावा बाय प्रोफेशन ये पायलट थे और 1991 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये रहा राजीव गांधी से जुड़े जितने फैक्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में, ठीक है। तो गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर होती है यानी क्षमादान की शक्ति होती है वो आर्टिकल 161 के तहत होती है और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है मार्शियल लॉ, यानी मार्शियल कानून के तहत जो सज़ा दी जाती है उसमें गवर्नर अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्षमादान की शक्ति के तहत ये सज़ा की मात्रा को कम कर सकते हैं, सज़ा की अवधि को कम कर सकते हैं, दंड विधान दे सकते हैं और इसके अलावा मृत्यु दंड को भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ये हाल ही में 8 अगस्त 2021 के बाद से निर्णय लिया गया, यानी 8 अगस्त 2021 के पहले गवर्नर क्षमादान नहीं दे सकते थे, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते थे, केवल प्रेसिडेंट ही कर सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गवर्नर भी क्षमादान मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो गवर्नर की क्षमादान की शक्ति है वो केवल तभी प्रभावी होगी जब दोषी जो है वो राज्य के कानून के तहत उसने किसी अपराध को किया हो, यानी जब दोषी किसी सेंट्रल या केंद्रीय कानून के तहत किसी अपराध को किया हो तब गवर्नर उसे क्षमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर आते हैं आर्टिकल 72 में, ओके। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अब ये देखिए, नहीं रहे मैथिली के प्रसिद्ध गीतकार रविंद्रनाथ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मैथिली गीतकार का निधन हुआ, तो उसका आंसर होगा रविंद्रनाथ। इसके अलावा ये कहाँ के निवासी थे, तो ये पूर्णिया के निवासी थे और चूँकि इन्होंने अपनी मैथिली की पहली फिल्म जो थी कन्यादान उसमें अपनी आवाज़ दी थी, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं कि मैथिली की पहली फिल्म कौन थी, कन्यादान थी और इसका ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1965 में। इसके जो निर्देशक थे वो थे फानी मजूमदार। इस कन्यादान मूवी के निर्देशक थे फानी मजूमदार, जो 1965 में रिलीज़ हुई थी और ये जो मूवी थी वो कन्यादान नॉवल पर बेस्ड थी, ठीक है। कन्यादान नॉवल जो कि लिखी गई थी हरि मोहन झा के द्वारा। तो बस इसमें इतनी ही फैक्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा, किसान के लिए वरदान होगी लखनदेई, बाढ़ से मिलेगी मुक्ति। तो देखिए, चूँकि लखनदेई नदी न्यूज़ में है क्योंकि ये मृत प्राय हो चुकी थी, ठीक है, और मृत प्राय होने के 50 वर्षों के मेहनत के बाद अब इसे पुनर्जीवित किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं लखनदेई नदी से क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे पहला ये है कि ये नेपाल से निकलती है और जो इसका मेन एरिया है सिंचित क्षेत्र जो है वो मेनली सीतामढ़ी का है। इसके अलावा ये बागमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यानी बागमती की सहायक नदी है ये। और ये बागमती में मिलती कहाँ पर है, तो औड़ाई में ये बागमती से मिल जाती है। इसके अलावा तो कोई इसमें फैक्ट नहीं है, तो बस ये आपके लिए जानना ज़रूरत है क्योंकि ये 50 वर्षों बाद इसे पुनर्जीवित किया गया है और इसके लिए काफ़ी निरंतर प्रयास भी किए जा रहे थे।
नेक्स्ट ये हमारा एडिटोरियल था जो भारत नेपाल संबंधों के रिलेटेड था। तो आप जानते हैं कि नेपाल जो है वो हमारा नियरेस्ट पड़ोसी है, प्लस ये बफर स्टेट भी है इंडिया और चाइना के बीच में। तो स्ट्रैटेजिकली जो जियोग्राफिकली और स्ट्रैटेजिकली जो इनकी पोजीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये ना आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे प्रधानमंत्री लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, और उसके कुछ समय पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी, बनारस में काशी आए हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से इस यात्रा को काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़रिए से देखा जा रहा है स्ट्रैटेजिकली। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इस यात्रा का। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोकेशन जो है नेपाल की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बफर स्टेट के रूप में काम करता है दो मेजर इकोनॉमी के बीच में, यानी इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा यहाँ रोटी और बेटी का संबंध है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जानते हैं कि जो भी भारत के पड़ोसी, चीन भारत को उनके पड़ोसियों के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो नेपाल एक अहम पड़ोसी है, इसलिए चीन यहाँ भी अपने पाँव पसारे हुआ है। तो इसने स्ट्रेटजिकली काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं चीन ने नेपाल में। ढांचागत परियोजनाओं पे भी इसने इन्वेस्टमेंट किया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे भी किए हैं। इसके अलावा अब चीन, माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा अब चीन जो इसके रिलीजियस जो सॉफ्ट पावर है, रिलीजियस सॉफ्ट पावर, वहाँ भी अपने प्रयास कर रहा है। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि जो भी धार्मिक नीति होती है वो कहीं ना कहीं आपकी एक सॉफ्ट पॉलिसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ये क्या क्या किया है वो देखते हैं। तो ये देखिए, जस्ट मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा। यस, इट्स फाइन नाउ। ओके, तो इन्हीं चीनियों ने, यानी चाइना ने लुम्बिनी में काफ़ी निवेश किया है, ठीक है। लुम्बिनी में निवेश किया और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया है। इसके अलावा अब चीन लुम्बिनी को विश्व शांति केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि देखिए, बुद्धिज़्म की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अराउंड 7% है। 7% बुद्धिस्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में 18% है, श्रीलंका में 70% है, इंडिया में 8.4 मिलियन बुद्धिज़्म है, जो कि 0.7% के करीब है। उसके अलावा भूटान में 75% बुद्धिज़्म है। तो देखिए कितने, नेपाल के जो भी नियरेस्ट नेबर है या एक्सटेंडेड नेबर जो है, वहाँ लार्ज अमाउंट में बुद्धिज़्म रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करेंगे, जब अपने जो भी बुद्धिस्ट प्लेस है वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, तो नेपाल की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्टअप मिलने वाला है इससे, है ना। यानी जो भी इसके टूरिज़्म बेस्ड इंडस्ट्री जो नेपाल की है वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, रिच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे, और इससे उसकी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीन ने अपने सॉफ्ट पावर का भी यूज़ किया और अपने स्ट्रैटेजिक पावर का भी इसने यूज़ किया, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रूरत है भारत को काउंटर बैलेंस करने की। हालांकि भारत भी बहुत सारे समझौता और प्रोजेक्ट नेपाल में या अपने अन्य पड़ोसियों के साथ चलाता है, लेकिन भारत में नीति क्रियान्वयन की बहुत बड़ी समस्या है कि अपने तय सीमा के तहत अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता है, जबकि चाइना अपने तय समय सीमा में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ भारत को काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत ने लुम्बिनी में, जब इस बार मोदी जी गए थे, तो उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की स्थापना की या इसकी नींव रखी। तो देखिए, ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की नींव रखी गई, ठीक है। तो ये लुम्बिनी में रखी गई थी, और पूछा जा सकता है कब रखी गई, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ठीक है। प्लस यहाँ एक और फैक्ट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि अपनी शुरुआत इन्होंने लुम्बिनी दौरे की शुरुआत कहाँ से की, तो माया देवी मंदिर से इन्होंने अपने दर्शन की शुरुआत की। और देखिए, एक और बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ, भारत में। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेपाल में तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, लेकिन बुद्ध का जन्म तो भारत में ही हुआ था, यानी बुद्ध की जन्मस्थली भारत है, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी कई क्षेत्र हैं जहाँ भारत और नेपाल सहयोग करें, जैसे बिजली परियोजनाओं में, संचार में, डिजिटल में,
इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों के बीच भी समझौते हुए हैं। तो देखिए, एक फेज़ आया था जहाँ भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। वो फेज़ स्टार्ट हुआ था सरकार के चेंज के साथ, यानी 2015 में, जब इंडिया में भी सरकार बदली थी और नेपाल में भी सरकार बदली थी। तो इंडिया में तो मोदी जी आए थे, वो तो पता है, और नेपाल में आए थे, जस्ट अ मिनट जी, नेपाल में आए थे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है। जो तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के आगमन के साथ भारत और नेपाल के जो संबंध थे उनमें थोड़ी खटास आने लगी। क्यों? क्योंकि तभी जो नवंबर 2019 में जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने काला पानी इलाके पर और उसके साथ ही साथ अन्य जो इलाके हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आदि जो भी विवादित क्षेत्र है, इस पर अपने दावे को करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो काला पानी का क्षेत्र है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य का भाग है। तो ये एग्ज़ाम में भी आपके पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो ये काला पानी जो है वो उत्तराखंड क्षेत्र का भाग है। तो और इसके अलावा नेपाल ने अपना एक फॉर्मल मैप भी जारी किया जिसमें उन्होंने इन क्षेत्रों को, इन विवादित क्षेत्रों को अपने मैप का हिस्सा दिखाया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके अलावा जुलाई 2020 में भी ओली ने ही श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पर भी प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा कि भारत ने फर्जी अयोध्या का निर्माण किया, जबकि जो ओरिजिनल या रियल अयोध्या वो नेपाल के बीरगंज में है। हालांकि इस बयान से काफ़ी उनकी जगह साई भी हुई थी। उसके अलावा जब दुनिया में कोरोना संकट था तभी भी ओली जी ने काफ़ी विवादित बयान दिए थे, चूँकि चीन ने नेपाल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा वन बेल्ट वन रूट परियोजना में भी। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं नेपाल का झुकाव चीन की ओर ज़्यादा है। इसका एक जीता जाता उदाहरण हमें 2019 में तब देखने को मिला जब काठमांडू में बिम्स्टेक की सम्मेलन हुई थी और वहाँ पीएम मोदी ने सदस्य देशों के सामने सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन के दबाव के चलते नेपाल ने उस सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया, जबकि उसने कुछ समय पहले ही नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास किया था। तो ये था इस आर्टिकल का प्रश्न। इसके अलावा मैं ये जूम कर देती हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी आर्टिकल आप पढ़ें तो भले उसे पूरा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों पढ़ा कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो इंट्रोडक्शन लिखना और कंक्लूजन लिखना आप सीखें, कैसे किसी आर्टिकल को शुरू करना और कैसे किसी आर्टिकल को ख़त्म करना है। दूसरी बात ये कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में होल आर्टिकल का क्रक्स मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना डिस्कशन ख़त्म करती हूँ, पेपर के पोस्टमार्टम का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्कशन ज़रूर पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सुधार होने की संभावना है। थैंक यू फॉर द डे।